हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। तो दोस्तों, हमारी ईयरली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, 2023 में जितनी भी प्रमुख चर्चित महिलाएं रही हैं या फिर फेमस फीमेल पर्सनालिटीज रही हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और अक्सर हमें यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डेफिनेटली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सैनिस पलासियोस, जिनका संबंध अल सल्वाडोर से है। सेंट्रल अमेरिकी एक कंट्री है। तो इन्होंने ही 72वां मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि किसने ये प्रतियोगिता जीती है और इसका आयोजन किस देश में हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भारत की ओर से इस इवेंट में श्वेता शारदा ने, जो कि 23 वर्ष की हैं, इन्होंने भाग लिया। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा पिछले साल की यदि हम बात करें 71वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की, तो जो 2022 का ये कॉन्टेक्स्ट हुआ था, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की आरवानी गैब्रियल ने यह प्रतियोगिता अपने नाम की थी। तो ये बात भी आपको याद रखना है। कई बार प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि भारत से कितनी अभी तक मिस यूनिवर्स रही हैं, तो इनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी। लारा दत्ता 2000 में मिस यूनिवर्स बनी थी। इसके अलावा मिस इंटरकॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता भी इन्होंने 1997 में जीती थी। इसके अलावा हरनाज संधू ने 2021 में यह प्रतियोगिता अपने नाम की थी। तो ये भारत की मिस यूनिवर्स रही हैं। इनके बारे में भी आपको याद रखना है। यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। किस महिला खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 अपने नाम किया है या फिर जीता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एटानी बोनमाटी ने फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 अपने नाम किया है। आपको याद रखना है। स्पेन से इनका संबंध है, एक यूरोपियन कंट्री है। आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि एटाना बोनमाटी ने अक्टूबर 2023 में बैलन डी ओर पुरस्कार भी अपने नाम किया था, जो कि फुटबॉल का एक प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बैलन डी ओर पुरस्कार, इसके अलावा फीफा बेस्ट प्लेयर का अवार्ड, दोनों ही प्रमुख अवार्ड एटाना बोनमाटी ने ही अपने नाम किए हैं। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड मेल कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फातिमा बेबी, ठीक है, यह सर्वोच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश बनने वाली महिला है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। देखिए, इनका जो जन्म है 1927 में त्रावणकोर केरल में हुआ था और 1989 में ये सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी। इसके अलावा 1993 में ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं और इसके अलावा 1997 में इनको तमिलनाडु का गवर्नर भी नियुक्त किया गया था। तो इनसे संबंधित जो प्रमुख फैक्ट हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप सभी काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे, तो आप सभी की डिमांड पर क्रेजी जी के ट्रिक की तरफ से जो करंट अफेयर की बुक है यह अवेलेबल हो गई है। तो इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक में टॉपिक वाइज करंट अफेयर के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज MCQs का सेक्शन भी मिल जाता है और काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से इस बुक को हमने डिज़ाइन किया है। तो 25 दिसंबर के बाद से आप हमारी एप्लीकेशन से या फिर अमेज़ॉन से, इसके अलावा स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इसके माध्यम से आप इस बुक की हार्ड कॉपी आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके अलावा इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्विटर की CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो लिंडा याकारिनो को ट्विटर की CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है। देखिए, ट्विटर को आप जानते ही होंगे, वर्तमान में इसका नाम चेंज होके एक्स हो गया है। जब से एलन मस्क ने इस कंपनी को खरीदा है तो इसका नाम एक्स हो गया है। तो चाहे एक्स का पूछ ले चाहे ट्विटर का पूछ ले, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ट्विटर के संस्थापक की हम बात करें तो जैक डॉर्से, इवान विलियम्स, विज स्टोन और नोआ ग्लास, ये इसके संस्थापक थे और 21 मार्च 2006 को इस कंपनी की स्थापना हुई थी। ट्विटर के मुख्यालय की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA, इन देशों में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 जनवरी 2024 को लैंड एडवेंचर के लिए किसे तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 दिया गया। तो सविता कंसवाल को लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नॉर्गे साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। आपको याद रखना है। देखिए, जो सविता कंसवाल हैं, इन्होंने 16 दिनों में ही 8000 मीटर ऊंची 2 चोटियों, एक तो माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू, इन पर इन्होंने चढ़ाई की थी या फिर फतह हासिल की थी। और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला पर्वतारोही हैं जिनको तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो पुष्पा भारती को 33वें व्यास पुरस्कार या फिर सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए, जो पुष्पा भारती हैं ये हिंदी लेखिका हैं, आपको याद रखना है, और इनका इनका एक प्रमुख लेख है यादें याद और यादें। इसके लिए ही इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा यदि एग्जाम में आ जाए 32वां व्यास सम्मान, तो 32वां जो व्यास सम्मान है ये ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। तो 32वां और 33वां दोनों याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा व्यास सम्मान की बात करें तो 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। के बिरला फाउंडेशन की तरफ से ये दिया जाता है और हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिवर्ष इसको प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल है 2023 का, यह क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है, आपको याद रखना है। यह अमेरिका की हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं, आपको याद रखना है, और इनको श्रम बाजार में महिलाओं के योगदान पर व्यापक शोध के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल से या फिर इकोनॉमिक्स के नोबेल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो मेघना अहलावत जो है ये टेबल टेनिस फेडरेशन इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं, आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, टेबल टेनिस फेडरेशन की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। इसके अलावा कुछ अन्य खेल संगठन की जो महिला प्रमुख हैं इनको भी हम देख लेते हैं, जैसे कि भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष जो हैं ये दीपिका मलिक हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की अध्यक्ष लवलीना बोरगोहेन है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज कौन है? तो जो शीतल देवी हैं यह विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली तीरंदाज हैं, आपको याद रखना है। देखिए, इन्होंने वर्ष 2022 में जो एशियन पैरा गेम हुए थे इसमें इन्होंने दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। इसके अलावा एशियाई पैरालंपिक समिति पुरस्कार समारोह में वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का खिताब इन्होंने जीता था। वर्ष 2023 में इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो डेफिनेटली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? ठीक है, तो नीना सिंह जो हैं ये CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं, आपको याद रखना है। यह मणिपुर कैडर की 1989 बैच की एक IPS अधिकारी हैं। और यदि हम बात करें CISF की तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। CISF जो है यह एक अर्धसैनिक बल है और पूरे देश के हवाई अड्डे, दिल्ली मेट्रो स्टेशन, दिल्ली मेट्रो, सरकारी भवनों और रणनीतिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो CISF की ही होती है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस संगठन द्वारा नूतन रुंगटा को USA ईस्ट कोस्ट के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन है इसके द्वारा ही USA के ईस्ट कोस्ट के निदेशक के रूप में नूतन रुंगटा को नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये डिटेल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकता कपूर। एमी डायरेक्टरेट अवार्ड में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है, आपको याद रखना है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड की यदि हम बात करें तो टेलीविजन और फिल्म उद्योग के लिए यह अवार्ड प्रदान किया जाता है और 1973 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसको प्रदान कौन करता है? तो न्यूयॉर्क स्थित इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिष्ठित नॉर्मल ई वॉरलॉक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर स्वाति नायक को नॉर्मल ई वॉरलॉक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। देखिए, यह स्वाति नायक जो हैं ये कृषि वैज्ञानिक हैं, आपको याद रखना है, और कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से सूखा, सहिष्णु चावल की किस्मों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा यह जो पुरस्कार है हरित क्रांति के जनक नॉर्मल ई वॉरलॉक के नाम पर रखा गया है और इसको प्रदान कौन करता है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की पहली महिला प्रमुख किसे बनाया गया है? तो परमिंदर चोपड़ा को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की पहली महिला प्रमुख बनाया गया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और न्यू दिल्ली या फिर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए, जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है यह भारत की एक वित्तीय संस्था है या फिर वित्तीय संस्थान है और बिजली और ऊर्जा के संबंध परियोजनाओं के लिए धन और वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका कार्य है। वर्ष 2021 में इसे 11वीं महारत्न कंपनी का दर्जा भी प्रदान किया गया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है।
53rd दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वहीदा रहमान को 53rd दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की यदि हम बात करें तो 1969 से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रथम प्राप्तकर्ता देविका रानी रौनिक थी। इनको 1969 में यह पुरस्कार मिला था और 52 भी जो प्राप्तकर्ता थी वो आशा पारेख थी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो सुधा मूर्ति इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला हैं। देखिए, भारतीय लेखिका हैं सुधा मूर्ति, आपको याद रखना है। इन्हें इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड की यदि हम बात करें तो यह अवार्ड हर साल प्रमुख भारतीयों को दिया जाता है जिसने अपने चुने हुए क्षेत्र में एक प्रमुख छाप छोड़ी है। इसको प्रदान कौन करता है? तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन इसको प्रदान करता है और इसमें $50,000 की राशि दी जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डिल्मा रूसेफ को एनडीबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। देखिए, ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं डिल्मा रूसेफ, जिनको एनडीबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनडीबी के बारे में यदि हम बात करें तो इसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो स्थापना है 2014 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय सांघाई चीन में है और 9 इसमें टोटल सदस्य देश हैं। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो ब्रिक्स की कंट्री हैं या फिर ब्रिक्स के मेंबर हैं, है ना, और जो अन्य इसके अलावा जो कुछ अन्य विकासशील कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो इनकी अर्थव्यवस्थाओं में विकास के लिए मूलभूत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना इसका कार्य है। आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जो हैं ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। आप देखिए, यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है और इसका वित्तीय प्रबंधन भारत सरकार के वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1942 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? जया वर्मा सिन्हा जो हैं ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। यह 1988 बैच की भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी हैं और भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2023 को हुई थी। इन्होंने अनिल कुमार लाहोटी का स्थान लिया था। भारतीय रेलवे बोर्ड की बात करें तो 1905 में इसका गठन हुआ था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय रेलवे बोर्ड भारतीय रेलवे का शीर्ष निकाय है और यह रेलवे के समग्र प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। ये सारी डिटेल याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रश्मि शुक्ला निम्न में से किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनाई गई हैं? तो महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला डीजीपी बनाई गई हैं रश्मि शुक्ला, आपको याद रखना है। ठीक है, इसको हम महिला महानिदेशक भी बोलते हैं, डीजीपी को आपको याद रखना है। इसके अलावा मार्च 2023 में है सशस्त्र सीमा बल एसएसपी की भी डीजी चुनी गई थी, आपको याद रखना है। और फरवरी 2021 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में भी काम के रूप में भी नियुक्त किया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र खुफिया विभाग के पूर्व प्रमुख के रूप में भी ये कार्य कर चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करें तो भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और भारत में प्रतिस्पर्धा पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए 2002 को लागू करने के लिए यह जिम्मेदार है। आयोग में एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं और इनको केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये सारी डिटेल याद रखिए, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, BHEL का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुश्री वानी वर्मा को BHEL का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। BHEL की यदि हम बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यू दिल्ली नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। BHEL एक महारत्न कंपनी है और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी ये है, आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 68th फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? तो फिल्म फेयर अवार्ड जो 2023 में दिए गए थे तो आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है गंगूबाई के लिए, आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य अवार्ड भी दिए गए जैसे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो ये भी गंगूबाई को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव को दिया गया बधाई 2 के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली को दिया गया गंगूबाई के लिए। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा को दिया गया। तो ये कुछ अन्य फिल्म फेयर अवार्ड थे। इसके अलावा डेडिकेटेड वीडियो आपको फिल्म फेयर पर हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित होने वाली आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से
तो शतरंज गेम से इनका संबंध है, आपको याद रखना है। देखिए, भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं आर वैशाली और इन्होंने स्पेन के एल लोब्रेगेट ओपन टूर्नामेंट 2023 में ग्रैंड मास्टर का खिताब पाने वाली ये भारत की तीसरी महिला बन गई हैं और ओवरऑल 84th या फिर 84वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। अन्य 2 महिला ग्रैंड मास्टर की यदि हम बात करें तो कोनेरू हम्पी और डी हरिका, ये 2 अन्य ग्रैंड मास्टर हैं, आपको याद रखना है। अर्जुन अवार्ड की यदि हम बात करें तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेलों से संबंधित पुरस्कार है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और लगभग 15 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। ठीक है, पिछले 4 वर्षों की समय अवधि में जो अच्छा प्रदर्शन करता है किसी भी खेल में, खेल कौशल को देखते हुए, अनुशासन को देखते हुए, उसकी खेल भावना को देखते हुए, इन सभी को देखते हुए उनको इस अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो अन्ना लम्सडेन जो हैं ये हॉकी खिलाड़ी थी, ये अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा 2023 में 26 एथलीटों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली कुछ अन्य प्रमुख महिलाएं हैं, इनकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि तीरंदाजी के लिए अदिति गोपीचंद को दिया गया, शतरंज के लिए आर वैशाली को दिया गया है ना, एथलेटिक्स के लिए पारुल चौधरी को दिया गया, हॉकी के लिए सुशीला चानू को दिया गया, गोल्फ के लिए दीक्षा डागर को दिया गया। तो ये कुछ प्रमुख महिलाएं हैं जिन्होंने अपने खेल में अच्छा प्रदर्शन किया था, खेल भावना का प्रदर्शन किया था, जिसके लिए इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला घुड़सवार कौन है, तो दिव्य कृति सिंह जो है ये पहली भारतीय महिला घुड़सवार हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो राजस्थान से इनका संबंध है, आपको याद रखना है। और वर्ष 2022 में चीन के हांगजो में आयोजित एशियाई खेलों में घुड़सवारी ड्रेसेस में टीम स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था और वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला घुड़सवारी बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पार्वती बरुआ को किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो सामाजिक कार्य में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। इनका संबंध असम राज्य से है, गुवाहाटी से इनका संबंध है और इनको हाथी की परी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये भारत की पहली महिला महावत हैं, आपको याद रखना है। जो आमतौर पर आप देखते होंगे जो महावत होते हैं वो पुरुष ही होते हैं, लेकिन ये भारत की पहली महिला महावत हैं और सामाजिक कार्य और खासतौर पर पशु कल्याण के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा 132 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई थी, जिसमें से 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 110 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इसमें 30 महिलाएं भी शामिल थीं और ये कुछ प्रमुख महिलाओं की लिस्ट है, इसको आप देख सकते हैं किस फील्ड से उनका संबंध है जिसके चलते इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रतिष्ठित गोल्डन लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है, तो नीता अंबानी को 2023 में प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। देखिए, यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर फोरम ने रिलायंस फाउंडेशन की जो संस्थापक और चेयरपर्सन है नीता अंबानी, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया है। नीता अंबानी को यह पुरस्कार उनके परोपकार और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इस अवार्ड की बात करें तो यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम इसको प्रदान करती है और इस अवार्ड से अमेरिका और भारत के शीर्ष कॉर्पोरेट अधिकारी को सम्मानित किया जाता है। तो ये डिटेल भी दिमाग में रखनी है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीटी उषा। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली ये पहली ओलंपियन भी हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है। यदि हम भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो दोराबजी टाटा थे। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा पीटी उषा की हम बात करें तो आपको पता ही होगा, भारतीय धावक रही हैं, केरल राज्य से इनका संबंध है। इनके कुछ उपनाम भी हैं जैसे कि गोल्डन गर्ल और पयोली एक्सप्रेस, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज या फिर बॉक्सर हैं, तो इनको ही ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैरी कॉम की यदि हम बात करें तो 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा बहुत सारे इनको पुरस्कार सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इनका जन्म 1983 में मणिपुर में हुआ था और मुक्केबाजी या फिर बॉक्सिंग से इनका संबंध है। इनको कुछ पुरस्कार भी मिले हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं,
क्योंकि कई बार यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2009 में इनको प्राप्त हुआ था, अर्जुन पुरस्कार 2003 में प्राप्त हुआ था, पद्मश्री अवार्ड इनको 2006 में प्राप्त हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सियाचिन के बारे में आप जानते ही होंगे, हमने कई बार इंडियन ज्योग्राफी में या फिर ज्योग्राफी के अंतर्गत इसको डिस्कस किया है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान जो हैं ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। देखिए, कैप्टन शिवा चौहान दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन में कठिन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पोस्ट में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। थोड़ा सा हम मैप में सियाचिन ग्लेशियर को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, मैप में आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, आक्साई चीन, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसके अलावा जो हमारा लद्दाख वाला रीजन है, इसके बीच में ये आपको सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी यदि आप लोकेशन देखेंगे बच्चों, सियाचिन ग्लेशियर इतना महत्वपूर्ण है, हमेशा चाइना और पाकिस्तान की इस पर नज़र रहती है, क्योंकि इसकी आप यदि लोकेशन देखेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर वाला यदि ये हिस्सा इनको मिल गया तो ये डायरेक्ट आक्साई चीन से पीओके वाला रीजन यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा 1984 में यहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ भी कर ली थी, तो हमने ऑपरेशन मेघदूत यहाँ पर चलाया था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चला करके पाकिस्तानी सेना को यहाँ से खदेड़ा था, है ना। इसके अलावा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो आपको याद रखना है काराकोरम रेंज के अंतर्गत ये आता है। सारे पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सीए भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फेंसिंग या फिर तलवारबाजी से सीए भवानी देवी का संबंध है। इनका जन्म चेन्नई तमिलनाडु राज्य में हुआ था। इसके अलावा हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में या फिर एशियाई जो फेंसिंग चैंपियनशिप हुई थी, इसमें महिला स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है और पहली भारतीय फेंसर या फिर पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो इन्होंने ये खिताब जीता है तो 59वां या फिर 59वां खिताब है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता था ये सिनी सेट्टी ने जीता था, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, 2022 का सिनी सेट्टी ने जीता था। कुछ हम जो भारत से मिस वर्ल्ड रही हैं इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि रीता फारिया, इन्होंने 1966 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती थी। ठीक है, और पहली भारतीय हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया। ऐश्वर्या राय, आप जानती ही होंगे, ऐश्वर्या राय इन्होंने मिस वर्ल्ड 1994 का खिताब जीता था और इसी साल मिस यूनिवर्स का खिताब सुष्मिता सेन ने अपने नाम किया था। अगली हैं यहाँ पर डायना हेडन, इन्होंने 97 का मिस यूनिवर्स खिताब जीता था। युक्ता मुखी, इन्होंने 1999 का खिताब अपने नाम किया था। प्रियंका चोपड़ा ने सन 2000 का और मानुषी छिल्लर ने 2017 का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तो ये सारे पॉइंट, सारी जो मिस वर्ल्ड मैंने आपको बताई हैं, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक अपने नाम किया है या फिर जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ण पदक अपने नाम किया है ज्योति याराजी ने। किस खेल से ये संबंधित? तो हर्डल रेस जो होती है ना, तो इससे इनका संबंध है, आपको याद रखना है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। अभी हाल ही में जो थाईलैंड में 25वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, इसमें इन्होंने, जिनका नाम है ज्योति याराजी, 100 मीटर बाधा दौड़ में पहला स्थान हासिल किया था और गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। गोल्डन ग्लोब रेस 2022 को पूरा करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्स्टन न्यूज़फर जो हैं, ये गोल्डन ग्लोब रेस 2022 को पूरा करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं, आपको याद रखना है। देखिए, जो ये रेस है ये दुनिया भर की इकलौती नॉन स्टॉप रेस है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ये रेस है दुनिया की सबसे कठिन और खतरनाक रेस मानी जाती है। दक्षिण अफ्रीका की नाविक कर्स्टन न्यूज़फर ने यह पहला स्थान यहाँ पर हासिल किया है, जबकि भारतीय नौसेना का भी पूर्व कमांडर अभिलाष टामी ने यहाँ पर दूसरा स्थान हासिल किया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, माना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा तैराकी से, है ना। जो माना पटेल हैं इनका संबंध तैराकी से है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था। भारत की जलपरी के नाम से ये मशहूर हैं। इसके अलावा जो ये माना है, इनको यूनिवर्सिटी कोटा से टोक्यो ओलंपिक में खेलने का भी मौका मिला। इसके अलावा माना पटेल जो है ये ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट द्वारा चयनित होने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भी पहली भारतीय महिला हैं, ठीक है। और तैराकी में इन्होंने कई पदक अपने नाम किए हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जिसको हम बोलते हैं के द्वारा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किसे किया गया? तो मनीषा कल्याण जो कि फुटबॉलर हैं, ठीक है, तो इनको ही AIFF वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, आपको याद रखना है। इनका जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ था। यह एक भारतीय पेशेवर फुटबॉलर हैं। भारत की महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलती हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में टेबल टेनिस टूर्नामेंट WTT कंटेंडर्स टूर्नामेंट महिला डबल्स कैटेगरी किसने जीता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने यह टूर्नामेंट जीता है। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो सुतीर्था मुखर्जी हैं और अहिका मुखर्जी है, इनका संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से इनका संबंध है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने जो ये टूर्नामेंट जीता है, तो जापानी जोड़ी को हरा करके इन्होंने यह टूर्नामेंट अपने नाम किया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अंजलि शर्मा का संबंध किससे है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है अभी के हाल ही के एग्जामों में। तो जो अंजलि शर्मा है ये पर्वतारोही हैं, माउंटेनर हैं, आपको याद रखना है। इन्होंने हाल ही में जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो की चोटी पर फतह हासिल की है। फतह हासिल तो की ही है, साथ ही साथ इनकी एक अच्छी उपलब्धि यह है कि इन्होंने पारंपरिक वेशभूषा को पहन करके, जिसको बोलते हैं गद्दी और लुआंचड़ी, इसको पहन करके इन्होंने इस पर्वत शिखर पर फतह हासिल की है। इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें किलिमंजारो की, तो 5895 मीटर इसकी हाइट है, आपको याद रखना है। और जो अंजलि शर्मा जी हैं, इनका संबंध कहाँ से? तो हिमाचल प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। तो ये सारे पॉइंट याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एशियाई स्क्वैश टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने स्क्वैश टूर्नामेंट मिश्रित युगल का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। इन्होंने यह जो टूर्नामेंट है, ये इन्होंने मलेशिया के इवान यूवेन और राचेल अर्नोल्ड को पराजित करके मिश्रित युगल का खिताब अपने नाम किया है, आपको याद रखना है। जबकि अनहद सिंह और अभय सिंह ने कांस्य पदक इस टूर्नामेंट में अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट में भारत ने टोटल 2 पदक अपने नाम किए हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निर्मला बुच जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस राज्य की एकमात्र महिला मुख्य सचिव रही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य की महिला मुख्य सचिव रही हैं निर्मला बुच, आपको याद रखना है। इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनके बारे में यदि हम बात करें तो इनका जन्म 1935 में हुआ था और 1961 में मसूरी अकादमी में प्रशिक्षण के बाद उनकी पहली पोस्टिंग जबलपुर में हुई थी, है ना। जबलपुर आप जानते ही होंगे, मध्य प्रदेश का एक शहर है, एक जिला है। अगला पॉइंट है 1991 से 93 तक मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव के पद पर भी रही थी ये। इसके अलावा इनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ अन्य पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शमिका रवि को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। देखिए जो शमिका रवि हैं, ये अर्थशास्त्र की प्रोफेसर और शोधकर्ता हैं, जिनको प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो क्रिस्टीना हैमॉक-कोच को चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला के रूप में घोषित किया गया है, आपको याद रखना है। देखिए अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसको हम नासा बोलते हैं, तो 50 वर्षों के बाद चंद्रमा पर मिशन भेजने के लिए 4 क्रू सदस्यों की नासा ने घोषणा की है। इसके अलावा ऐसा पहली बार हुआ कि इसमें किसी महिला को भी शामिल किया गया है। महिला का नाम है क्रिस्टीना हैमॉक-कोच। इसके अलावा एक अश्वेत व्यक्ति को भी पहली बार शामिल किया गया है। सभी को साल 2024 के अंत तक केनेडी स्पेस सेंटर से 10 दिन के आर्टेमिस द्वितीय मिशन पर ओरियन कैप्सूल से भेजा जाएगा। सभी सदस्य चंद्रमा की परिक्रमा कर पृथ्वी पर लौटेंगे। इसके ठीक 1 साल बाद 2 क्रू मेंबर को या फिर 2 क्रू सदस्यों को चंद्रमा पर उतारा जाएगा।
अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एशिया की पहली महिला रेल पायलट कौन है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सुरेखा यादव जो हैं ये एशिया की पहली महिला रेल पायलट बन गई हैं। महाराष्ट्र की रहने वाली हैं सुरेखा यादव और इन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया हुआ है। इसके अलावा ये सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ऑपरेट करने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फोर्ब्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर किसने स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने पहला स्थान हासिल किया है। देखिए हाल ही में आपको पता ही होगा, यूरोप में यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो इस संकट के बीच यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं ये, जिन्हें फोर्ब्स ने शीर्ष स्थान पर रखा है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ अन्य महिलाओं की यदि हम बात करें तो पहला स्थान तो इन्हीं का है, सेकंड स्थान जो है वो क्रिस्टीना लेगार्ड का है, थर्ड स्थान कमला हैरिस का है। इसके अलावा टॉप 100 में 6 भारतीय महिलाएं भी हैं, जिसमें 36वां स्थान निर्मला सीतारमण का है जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं। 53वां स्थान रोशनी नारद मल्होत्रा का है। 54वां स्थान माधवी बुच का है। 67वां स्थान सोमा मोंडल जी का है जो कि सेल की चेयरपर्सन है। 77वां स्थान किरण मजूमदार शाह का है जो कि बायोकॉन फार्मा कंपनी की फाउंडर हैं। 89वां स्थान फाल्गुनी नायर का है जो कि भारतीय व्यवसायी और ब्यूटी स्टार्टअप नायका की फाउंडर है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जियोर्जिया मेलोनी जो है ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। देखिए यदि हम विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो श्रीमावो भंडारनायके जो कि श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी भारत की एकमात्र और पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कैटालिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हंगरी की महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है कैटालिन नोवाक। देखिए जो ये कैटालिन नोवाक है चूंकि पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं तो इस कारण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। इनकी उम्र सिर्फ 44 साल है और हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी ये बनी है। हंगरी की यदि हम बात करें तो बुडापेस्ट इसकी कैपिटल है और विक्टर ओरबान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, निखत जरीन किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। मुक्केबाजी से निखत जरीन संबंधित हैं, आपको याद रखना है। देखिए 2022 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। निखत जरीन विश्व चैंपियन बनने वाली 5वीं भारतीय महिला हैं, आपको याद रखना है। निखत जरीन ने 2023 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा शांति कुमारी। शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि तेलंगाना जो है भारत का नवीनतम राज्य है। 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। पहली महिला मुख्य सचिव है तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है आपको, ठीक है। तेलंगाना की बात करें तो 28वां राज्य भारत का ये बना था। 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, माधवीपुरी बुच को किस संस्था का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। आप जानते ही होंगे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं, इसके अलावा जो वित्तीय बाजार होते हैं, इसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, याद रखना है कि पहली महिला चूंकि अध्यक्ष बनी है सेबी की, तो किसी न किसी एग्जाम में जरूर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेखा, जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं। इनको फिल्म इंडस्ट्री में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की यदि हम बात करें तो सिनेमा के क्षेत्र का एक सर्वोच्च और उत्कृष्ट पुरस्कार है, आपको याद रखना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो दोस्तों ये हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि चर्चित महिलाओं से संबंधित था। डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्वेश्चन है, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टोन से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। अब कुछ वन लाइनर में अन्य जो चर्चित महिलाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं उनको हम वन लाइनर में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जैसे कि देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए प्रतिष्ठित 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। उनको यह पुरस्कार 2021 में प्रकाशित उनके निबंध आजादी के फ्रांसीसी अनुवाद के प्रकाशन पर दिया गया है। अगला है इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ललिता नटराजन को इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनको यह पुरस्कार बाल श्रम के उन्मूलन के लिए दिया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉयता गुप्ता जो हैं इनको न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया पर केंद्रित उनके वैज्ञानिक कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला है पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सांता थोटम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिनका संबंध तेलंगाना से है। नेक्स्ट है बीसीसीआई द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला का पुरस्कार किसने जीता है? तो अमनजोत कौर ने यह पुरस्कार जीता है। अगला है बीसीसीआई द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार किसने जीता है? तो दीप्ति शर्मा ने यह पुरस्कार अपने नाम किया है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको वन लाइनर में भी जो प्रमुख चर्चित महिलाएं रही हैं 2023 में इनको डिस्कस कराया है। सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनमें जो हमने डिटेल डिस्कस किया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सभी डिटेल को आप नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।